तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक चीज़ आपने अक्सर ऑब्जर्व की होगी, वो ये कि सीसा, ये अक्सर बच्चे जो हैं इस पे झूले लेते हैं, तो कुछ इस टाइप का ही वो होता है। यानी इसके नीचे एक रूलर होता है और एक साइड पे जो है एक बच्चा बैठ जाता है और इसके दूसरी साइड पे दूसरा बच्चा बैठ जाता है और वो इस तरह से करके झूले लेते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा कि सीसा पे बच्चे झूले लेते हैं। अब अगर एक आदमी जो है या एक बच्चा जो है वो ज़्यादा मोटा है और एक थोड़ा पतला है, तो उनको झूले लेने के अंदर प्रॉब्लम पेश आती है। अब अगर तो वो मोटा बच्चा जो है वो यहाँ बैठ जाएगा और जो पतला बच्चा है वो भी यहाँ पे बैठ जाएगा एंड पे, तो क्या वो झूला ले सकेंगे? तो होगा क्या कि मोटे बच्चा जो जिस साइड पे बैठा होगा उस साइड को सीसा जो होता है ये इधर को ऐसे हो जाएगा और ये बच्चा ऊपर को चला जाएगा। या इस तरह से भी कि अगर मोटा बच्चा इस साइड पे आ जाए और पतला इस साइड पे चला जाए, तो फिर क्या होगा, ये वाली साइड ऐसे हो जाएगी और ये पतला बच्चा ऊपर को चला जाएगा, लेकिन उनको झूले नहीं मिलेंगे। तो अब उन बच्चों ने झूले लेने हैं, तो उनके माइंड में एक ट्रिक आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि मोटा बच्चा जो था वो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आगे आ गया। यानी जो उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट था जहाँ पे सारा वेट अमल करता होता है, तो ये जो उसकी सपोर्ट एक हमने दी हुई है जिसको हम मोमेंट आर्म के नाम से भी जो है वो देखेंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो अब क्या होगा कि ये इतना डिस्टेंस जो है तो इसको हम मोमेंट आर्म का नाम देते हैं। मोमेंट आर्म क्या था? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। और इस टॉपिक का लिंक जो टॉक हमने पढ़ा था इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, वो आपके लिए आज का टॉपिक पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। तो मैं बता रहा था कि उन बच्चों के माइंड में एक ट्रिक आया। उन्होंने क्या किया कि जो मोटा बच्चा था वो यहाँ पे करीब आ गया इधर, और जो पतला बच्चा था वो इधर दूर चला गया। तो अब क्या हुआ, अब वो इस तरह से करके झूले लेने स्टार्ट कर दिए उन्होंने और वो एंजॉय करने लगे। लेकिन अगर वो ऐसा ना करते तो फिर क्या होना था, फिर ये बच्चा जो मोटा आदमी है या मोटा बच्चा जो है वो इस साइड पे बैठा था, पतला इधर बैठा हुआ था एंड पे, तो ये वाली साइड ऊपर चली जाती थी। तो उनके माइंड में जो ट्रिक आया वो किस तरह से आया, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और उसके साथ ये चीज़ बहुत अहम है कि आपने वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज का टॉपिक मैंने आपको बताया स्टार्ट में वीडियो पे कि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है। और आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, यानी मूवमेंट्स का असूल क्या है। मूवमेंट का असूल हमें क्या स्टेट करता है, सबसे पहले ये बताता हूँ, उसके बाद इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मूवमेंट्स का असूल जो है वो हमें इस चीज़ के बारे में स्टेट करता है, अ बॉडी इज बैलेंस्ड व्हेन सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट। मूवमेंट का असूल हमें ये स्टेट करता है कि अगर सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स जितना भी है, यानी अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को आप जमा करो और वो बराबर हो जाए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। हमने टॉर्क का फार्मूला पढ़ा था, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये टॉर्क का फार्मूला था, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल भी बोल सकते हैं। तो टॉर्क का ये फार्मूले के थ्रू हम मूवमेंट्स को फाइंड करेंगे। अब मैं बता रहा हूं कि मूवमेंट्स क्या चीज होता है। मूवमेंट होता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। और हमने देखा था कि जब इस पॉइंटर को, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जिधर से मैं फोर्स लगा रहा हूं ये लाइन ऑफ एक्शन है,
और इसके दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, यहाँ से जिधर पे लाइन ऑफ एक्शन है, यानी जिधर से आप फोर्स अप्लाई करते हो, और जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इधर तक का डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम नाम देते हैं कि ये मोमेंट आर्म है। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हम क्या चीज़ देखते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा, किसी भी बॉडी पे जो एक्ट करेगा, वो बराबर होगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो बॉडी पे एक्ट करेगा। तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी ये मोमेंट्स का असूल है, ये मोमेंट्स का असूल है। तो अब हम देखते हैं कि क्या एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि जितने भी नट होते हैं उनको मैं आपको बताता हूं कि आप किस सिमत में किसी भी नट को खोल सकते हो और किस सिमत में आप घुमाओ तो नट को टाइट किया जा सकता है। तो घड़ी आपने देखी होगी, घड़ी की सुइयां इस तरह से रोटेट करती हैं, मूव करती हैं। तो घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन जो होती है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है। जो घड़ी की डायरेक्शन में, यानी इस तरह से जो घड़ी की डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, और जो इस तरह से डायरेक्शन होगी इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज के उल्ट, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको हम कहते हैं। क्लॉकवाइज में डायरेक्शन जो होती है वो जैसे घड़ी की सुइयां मूव कर रही होती हैं वो होती है, और एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी की सुइयों के उल्टी डायरेक्शन होती है, तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आपने याद रखनी है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। अब किसी भी नट को जब हमने खोलना होता है तो याद रखें कि जितने भी नट होते हैं उनको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जब हमने किसी भी नट को खोलना है तो हमें उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है, यानी किसी नट को खोलना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना पड़ेगा। और अगर किसी नट को आपने टाइट करना है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की मैं बात कर रहा था कि आप देखें, इसको समझे जरा कि क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। अब क्लॉकवाइज ये होगा, यानी जब आप किसी इस तरह से फोर्स लगाओगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ये फोर्स जो लगा रहे हो ये क्लॉकवाइज है, यानी इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, और जब इस डायरेक्शन में होगी तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है और ये क्या हमारे पास, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसकी समझ आ गई होगी आपको। तो याद रखें कि जो भी नट है उसको अगर आपने टाइट करना है तो आपको स्पाइनर इस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा तो वो टाइट हो जाएगा, और अगर आपने उसको खोलना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा उसको। इस तरह से उसको क्या कर सकते हो, आप खोल सकते हो, लेकिन अगर उसको आपने टाइट करना हो तो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या है, इसको अब हम बताते हैं आपको। द फोर्स दैट टर्न द स्पाइनर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन is generally used to tight the nut. The torque or moment of a force produced is called the clockwise moment. यानी ये देखिए स्पाइनर मैंने बनाया हुआ है, ये नट रखा हुआ है इसके अंदर, और ये फोर्स हम लगा रहे हैं इस पे इस डायरेक्शन में, यानी ऐसे फोर्स लग रही है इस पे। तो जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इसके अंदर जो मूवमेंट पैदा होगा इसको हम बोलेंगे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इसीलिए कहते हैं इसको क्लॉकवाइज, बिकॉज ये क्लॉक की सुइयां जैसे मूव करती हैं, नीडल्स क्लॉक की जैसे मूव करती हैं, तो हम इस डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं तो इसको बोलते हैं ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है ये समझ आ गया होगा आपको कि क्या है, कि वो मूवमेंट्स जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पाइनर को घुमाने से प्रोड्यूस होगा, यानी नट को आपने टाइट करना है उसको, तो उस मूवमेंट को बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये होगा कि किसी भी नट को अगर आपने लूज करना है, यानी आपने किसी नट को खोलना है, तो आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाना पड़ेगा तो नट खुल जाएगा। यानी आपको इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के उल्टी डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। टू लूज अ नट
the force is applied such that it turns the spinner in anti-clockwise direction. The torque or moment of a force produced is called the anti-clockwise moments. याद रखिएगा कि टॉर्क की डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के गर्दिशी असर को हमने टॉर्क का नाम दिया था। टॉर्क के 2 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव टॉर्क होता है, एक नेगेटिव टॉर्क होता है। तो पॉजिटिव टॉर्क कब होगा? क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा उसको हम क्या लेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। तो यहां पे हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जब आपने फोर्स लगानी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। बहुत ही अहम याद रखने वाली बात वो ये है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा वो बराबर हो जाएगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। इसी को कहते हैं मूवमेंट्स का असूल, कि जब क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जब एक क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो बराबर हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। और इस तरीकाकार से आप मूवमेंट्स फाइंड कर सकते हो, आप किसी बॉडी का वेट फाइंड कर सकते हो जो आपने हैंग की होती हैं। यानी इस तरह से जैसे मैंने सी साहब पे बताया था, एक इधर बॉडी आपने अटैच कर दिया, तो उनका वेट भी आप फाइंड कर सकते हो, आप उनका मूवमेंट आर्म जो है वो भी निकाल सकते हो। अब उसके बाद सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स माइनस अगर कर दें हम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, तो ये इज इक्वल टू किसके होगा? ये इज इक्वल टू 0 होगा। यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू 0। अब अगर सम ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स जो है वो बराबर हो जाते हैं, तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, यही मूवमेंट्स का असूल है। फिर क्या होगा? फिर हम कहते हैं बॉडी एक्विलिब्रियम में होगी। एक बॉडी एक्विलिब्रियम में होगी, एक बॉडी एक्विलिब्रियम में कहलाएगी जब उसका जितना रिजल्टेंट है क्लॉकवाइज मूवमेंट का वो बराबर हो जाएगा जितना रिजल्टेंट है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का। A body is said to be balanced if sum of resultant of clockwise movement is equal to the sum of resultant of anti-clockwise movements। यानी एक बॉडी एक्विलिब्रियम में कहलाएगी, एक बॉडी जो है वो बैलेंस कहलाएगी जब उसका जितना रिजल्टेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट का होगा उसका हम सम करके ही आएगा, डेफिनेटली वो बराबर हो जाएगा जितना रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का होगा। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो जब ये सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है ये बराबर हो जाएगा, तो बॉडी एक्विलिब्रियम में चली जाएगी, यानी बॉडी फिर मूव नहीं करेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? बॉडी को मूव करवाने के लिए इसको अनबैलेंस करना पड़ेगा। तो अनबैलेंस करके आप जो है बॉडी को मूव करवा सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। और इसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि आप टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स की वीडियो को लाजमी देखेगा, क्योंकि वो वीडियो जो है वो आपके लिए बड़ी अहम है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।